Hello students, welcome you all, and this is the second lecture for NMR spectroscopy. प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि एनएमआर क्या होता है एंड बुक्स जो आपको फॉलो करनी है। मैंने पीडीएफ भी आपको भेज दी थी ग्रुप में, जो कि डॉक्टर जे.एन. सहगल मॉडर्न अप्रोच टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप उससे सिंपल आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आप उससे नोट्स भी बना सकते हैं। जितना आपको कराया जा रहा है, जितना उसमें गिवन है बुक में, वो सफिशेंट है आपके लिए बच्चों। तो हम यहाँ पर एनएमआर की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो पहले पढ़ा था जस्ट इंट्रोडक्शन था वो पार्ट, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली कोई भी कंपाउंड को एनएमआर एग्जिबिट करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था वो था द पोजीशन ऑफ द स्पिन क्वांटम नंबर। और जो स्पिन क्वांटम नंबर आई है उसकी जो वैल्यू है इट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। सो इट मीन्स अगर जिसका स्पिन क्वांटम नंबर ज़ीरो है, ज़ीरो के इक्वल आता है, तो वो हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रम शो नहीं करेगा। और वो किस केस में आता है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको टेबल बनवा दिया था। जिस केस में मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर इवन है, दोनों ही मास नंबर एंड आपका जो एटॉमिक नंबर है, अगर दोनों केस में इवन है, इट इज़ इवन, देन जो हमारा आई की वैल्यू होगी स्पिन क्वांटम नंबर, इट इज़ ज़ीरो एंड इट विल नॉट पोजेस, इट विल नॉट शो एनएमआर। और इसको छोड़ के कोई भी मास नंबर ऑड है, एटॉमिक नंबर ऑड है, इवन है, दोनों केस में, that will show the NMR. And a mass number, if it is even and atomic number is odd, it will also give the NMR spectrum. तो ये जो important condition थी ये possess होनी चाहिए, तभी हमारा जो molecule है, compound है, वो NMR spectrum हमें show करेगा। फिर हमने बात करी थी, we also have studied about the what happens when we put the compound complex containing hydrogen nuclei in presence of external magnetic field। पिछली बार हमने जो स्टडी किया था कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, हम उस कंपाउंड को जिसमें हाइड्रोजन न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उसको अगर हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होता है। तो क्या होता है, वी नो दैट द प्रोटॉन इन द हाइड्रोजन न्यूक्लियर, वी हैव द प्रोटॉन एंड प्रोटॉन हैज़ अ स्पिन वैल्यू ऑफ +½ एंड -½ जो प्रोटॉन है उसकी दो वैल्यू होती है स्पिन की, इट इज़ आइदर +½ एंड -½ तो इट इज़ सीन दैट कि जो +½ स्पिन वैल्यू है इट अलाइंस विद द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द -½ वैल्यू इट अलाइंस इन द एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और इसी के साथ हमने प्लॉट किया था एक ग्राफ, द एनर्जी ग्राफ ऑफ एनर्जी वर्सेस द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड। जो हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम अगर इसके साथ प्लॉट करते हैं देन वी गेट दिस kind of curve, and the difference is delta I, designated by delta I, and it is seen that +½ spin value, it is having lower energy with the -½ spin value, and the difference is denoted by delta E। जो हमारा +½ spin value it aligns with the position of the applied external magnetic field, and -½ is anti-parallel to the direction of the applied magnetic field। So we can say that sometime it happens जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपने हाइड्रोजन न्यूक्लियर को प्लेस करते हैं तो एक ऐसा भी टाइम आता है जब कि जो एनर्जी डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, अगर ये मैच हो जाए उस फ्रीक्वेंसी के साथ, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो क्या होता है, रेजोनेंस टेक्स प्लेस। रेजोनेंस टेक्स प्लेस कब होगा, जब डेल्टा ई इक्वल हो जाएगा जो हमारा एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द टू स्पिन वैल्यू एंड द फ्लिपिंग अकर्स। फ्लिपिंग मीन्स द चेंज ऑफ द स्पिन वैल्यू, स्पिन डायरेक्शन फ्रॉम दिस टू दिस, फ्लिपिंग ऑफ द फ्लिपिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस, फ्लिपिंग ऑफ द
हाइड्रोजन स्पिन टेक प्लेस एंड दिस प्रोसेस, इसी प्रोसेस को कहते हैं रेजोनेंस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। और कब होता है ये बच्चों? रेजोनेंस कब होगा? जब जो हमारा डिफरेंस बिटवीन द स्पिन वैल्यू है डेल्टा ई वो मैच कर जाएगा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जब मैच करती है, दिस इज इक्वल टू दी, देन दी रेजोनेंस टेक्स प्लेस। एंड रेजोनेंस जब होता है तो हमारा जो फ्लिपिंग प्रोसेस होता है, जो स्पिन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, लोअर एनर्जी से हायर स्टेट में चली जाएगी। एंड न्यूक्लियाई को हम कहते हैं, न्यूक्लियाई सेड टू बी इन रेजोनेंस विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो it sometimes it happens that exact amount of radio frequency energy which is required for the flipping of the proton spin state, it also depends on the strength of the external magnetic field. So जो हमारी external magnetic field है उसकी strength पे भी ये depend करते हैं। तो delta E can be equal to h nu and it is also equal to gamma h. H naught is the external strength of external magnetic field divided by 2 pi. जब इसको हम सॉल्व करते हैं we get this value. क्लियर है? H is Planck constant, बाकी सारे constant हैं, आपको you know this value। और पिछले लेक्चर में हमने कर लिया था, it comes out to be, when we calculate this, it comes out to be 60 megahertz. गामा फॉर प्रोटोन इज़ 26750। जब इसको पुट करेंगे और एच नॉट की वैल्यू जो हम अप्लाई करते हैं, इट इज़ अराउंड 14,14092 गॉस। ये मैं वैल्यूज़ भी आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ एक बार दोबारा से। सॉरी, दैट इज़ गामा इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू गामा एच नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई। गामा फॉर द प्रोटोन इज़ 26750 and H naught की वैल्यू इज़ 14092 gauss and 2 pi is the constant। जब इसको पुट करेंगे it comes out to be 60 into 10 raised to power 6 hertz, or we can also write it as 60 megahertz। So this is the frequency of the electromagnetic radiation which is required for the resonance to take place. So it may be also defined as the frequency of the electromagnetic radiation which is required to induce a transition from one nuclear spin state to another। यानी कि इतनी frequency हमें required होगी to change the spin state from this to this। फ्लिपिंग प्रोसेस कराने के लिए हमें इतनी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रिक्वायर्ड होगी। सो दिस इज़ अबाउट दी हाउ मच फ्रीक्वेंसी एंड हाउ दिस फ्लिपिंग प्रोसेस कब होता है जब फ्रीक्वेंसी मैच करती है। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ सिग्नल। origin of signal। जो हम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं एनएमआर में, वो ओरिजिन सिग्नल कैसे ओरिजिनेट करता है। सो इन दी एनएमआर स्पेक्ट्रम व्हाट वी डन, वी प्लेस ए सब्सटेंस, हम कंपाउंड को, सब्सटेंस जो हमारा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन न्यूक्लियाई और प्रोटॉन वी कैन से वो प्रेजेंट है, उसको एक कांस्टेंट स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। और फिर साथ साथ क्या करते हैं, हम एक वेरिंग फ्रीक्वेंसी उसमें पास करेंगे, रेडिएशन उसमें पास करते हैं थ्रू दी सब्सटेंस। एट सम टाइम्स कुछ एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन विल मैच विद द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्लिप द प्रोटॉन। वो हमने पढ़ा ही है कि जो फ्लिपिंग प्रोसेस होने के लिए क्या चाहिए, फ्लिपिंग के लिए हमें पता है जो लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट है हाइयर में जाना चाहिए, तो फ्लिपिंग प्रोसेस कराने के लिए हमें डेल्टा ई एनर्जी चाहिए। तो कुछ टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई करते हैं वो जब मैच हो जाती है तो फ्लिपिंग प्रोसेस विल टेक प्लेस। एट दैट टाइम, उस टाइम पे क्या होता है, अब्जॉर्प्शन बैंड हमें ऑब्जर्व होता है स्पेक्ट्रम में, जिसको हम बोलते हैं सिग्नल। दोबारा से बात करते हैं ओरिजिन ऑफ सिग्नल।
ओरिजिन ऑफ सिग्नल क्या है बेटा, जब रेजोनेंस टेक्स प्लेस होगी। रेजोनेंस कब होगी, जब डेल्टा ई की वैल्यू जो हम फ्रीक्वेंसी जितना एनर्जी डिफरेंस है जो आउटर फ्रीक्वेंसी वेरिंग फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं वो उसको जब मैच करेगी तो फ्लिपिंग प्रोसेस होगा और उस प्रोसेस को हम रेजोनेंस कहते हैं। और जब ये प्रोसेस होता है तब क्या होता है, हमें स्पेक्ट्रम में एक बैंड नज़र आता है। उसी टाइम पे जब भी रेजोनेंस होगी एक बैंड ऑब्जर्व होगा जिसको हम बोल देते हैं सिग्नल। दिस इज द सिग्नल। कब होगा, जब रेजोनेंस प्रोसेस टेक प्लेस होगा। एंड दिस इज, इस साइड पे हम प्लॉट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन। एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। चलिए फिर से रिवाइज करते हैं। ओरिजिन ऑफ सिग्नल, सिग्नल कैसे ओरिजिनेट होता है। स्पेक्ट्रम में हम सिग्नल कब बोलते हैं, जब अब्जॉर्प्शन बैंड नज़र आता है। इस तरीके से हमें अब्जॉर्प्शन बैंड नज़र आएगा। और ये कब होता है, व्हेन इट हैपन्स व्हेन द रेजोनेंस प्रोसेस टेक प्लेस। रेजोनेंस कब होगा, हम बार बार बात करें, रेजोनेंस तब होगा जब लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर स्पिन स्टेट टू अपर स्पिन स्टेट फ्लिपिंग होगी। फ्लिपिंग कब होगी, जब दोनों का एनर्जी डिफरेंस मैच कर जाएगा। आउटर जो हम वेयरिंग फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में, वेयरिंग फ्रीक्वेंसी जब उसकी मैच हो जाएगी डेल्टा ई के साथ, जितनी डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू, जितने इस एनर्जी डिफरेंस के साथ मैच करेगी तब हमारा अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस एंड दिस सिग्नल विल अपीयर। सो दिस इज अबाउट द सिग्नल। अब यहाँ पर आपको दिस इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ द सिग्नल, दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड, और इन दोनों को हम डेजिग्नेट कर देते हैं। जितने भी सिग्नल राइट हैंड साइड पे आएंगे उनको हम बोलते हैं अपफील्ड रीजन ऑफ द चार्ट। दिस इज़ द अपफील्ड, दिस इज़ द डाउनफील्ड। मीन्स जितने भी जो वैल्यूज़ होंगी यहाँ पर अगर सिग्नल आता है तो अपफील्ड बोला जाएगा उसको। एंड इन दिस फील्ड डाउनफील्ड और लो फील्ड बोथ आप उसको कह सकते हैं, डाउन फील्ड और लो फील्ड। सो दिस इज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द सिग्नल। चलिए हम ओरिजिन ऑफ सिग्नल को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर प्रोटॉन न्यूक्लियाई, H1 proton nuclei. This is the outer magnetic field which is applied. When it is placed in applied magnetic field, it is, now you can see it is rotating on its own axis and also in this. So this is the flux, this is the magnetic lines, magnetic field strand. We can also call it as magnetic flux. So this is a strong magnetic flux of magnetic lines, like a, इसको हम कह सकते हैं एक रिवर, लाइक अ रिवर फ्लोइंग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक लाइंस हैं, फ्लक्स है लाइक अ रिवर फ्लोइंग। सो हमने बात ही पहले करी कि जो हमारा हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई है वो कैसे बिहेव करता है, एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो अगर हम उस टाइनी मैग्नेट को इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की रिवर में, एक मैग्नेटिक फ्लक्स में करेंगे तो एक मैग्नेटिक रिवर की तरह फ्लो कर रहा है। अगर उसमें एक टाइनी बार मैग्नेट को हम प्लेस कर देंगे तो वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी। सो वी कैन से दैट वी हैव दिस स्ट्रॉन्ग फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस लाइक अ वाटर रिवर। जैसे पानी की एक रिवर जो बहती है उसी जो फ्लो में हमारा जो टाइनी मैग्नेट है, जो प्रोटॉन का न्यूक्लिया है, वो भी उसी फ्लो में फ्लो करने लग जाएगा। सो इट विल ऑल्सो अलाइन इन दी opposite direction of applied magnetic field and it will try to align in the opposite direction of the applied magnetic field and a process called precession of proton will take place. सिमिलरली हमारा जो न्यूक्लियर मैग्नेट है विल बिहेव लाइक दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोसेशन। आवर स्मॉल प्रोटॉन विल डू द प्रोसेशन लाइक दिस and this nuclear magnet will behave like this, that is it will be affected by gravitational field in addition to magnetic field. यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, ये हमें क्या बता रहा है कि
प्रोसेशन प्रोसेस टेक प्लेस करेगा, क्योंकि इन एडिशन टू द मैग्नेटिक फील्ड देयर इज ग्रेविटेशनल फील्ड विच इज़ ऑल्सो एक्टिंग, वो भी तो इस पर एक्ट कर रही है। सो इसको हम कह देते हैं टॉर्क, टॉर्क। सो वी कॉल्ड इट एज टॉर्क, टॉर्क it is the effect induced by the induced magnetic field and the outer tiny magnet will start processing। तो जो इफेक्ट, जो कंबाइंड इफेक्ट होगा उसको हम टॉर्क बोलेंगे, जो कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और आउटर टाइनी बार मैग्नेट से इंड्यूस होगा। सो ये हमारा जो प्रोटोन है इट विल स्टार्ट प्रोसेसिंग, एंड हाउ इट विल प्रोसेस विल डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ पे ये हमारा जो न्यूक्लियर जो प्रोसेशन शो करता है उस पर डिपेंड करेगा। सो वी कैन से दैट द फ्रीक्वेंसी विद विच द nucleus of the proton will process will depend on the H naught. H naught is the magnetic strength of the external magnetic field. This is the magnetic flux of the external magnetic field. This is the axis along which the nucleus of the proton is processing. So all the nuclei whichever has a magnetic moment would be processing also in the high magnetic field. So what I am saying, जितने भी nuclei हैं जो मैग्नेटिक मोमेंट पोजेस करते हैं, लाइक जिनकी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 नहीं है, वो सारे ही इसी डायरेक्शन में प्रोसेसिंग शो करेंगे। एंड एट 0 केल्विन, अगर हम बात करें 0 केल्विन पे, 0 केल्विन पे क्या होता है, देयर इज़ नो एनर्जी इन द मॉलिक्यूल, वी कैन से नो एनर्जी इज अवेलेबल, द मॉलिक्यूल आर फ्रोजन स्टेट में होते हैं। बट एट रूम टेम्परेचर there is enough energy available in the environment that can randomly put the electron in the higher state, and probably the population would be equally in the both state. So हम कहते हैं कि जो at room temperature पे हमारा जो molecule है वो हमारे frozen state पे होगा, और and there is enough energy in the environment so that the molecule can gain the energy, and the electron in the can be put in the higher state. This is the lower state and this is the higher state. अगर ऐसा होता है then we have not obtained the NMR. So or we can say the population would be equal in both state. अगर ऐसा होगा तो दोनों में पॉपुलेशन सेम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की लोअर स्टेट में भी और हायर स्टेट में भी, तो हमें तो NMR ऑब्टेन नहीं होगा। सो इट इज़ फाइंड आउट दैट, हमेशा ऐसा ऑब्जर्व किया गया है दैट एट देर इज़ ऑलवेज एट रूम टेम्परेचर भी देर इज़ ऑलवेज 0.001% ऑफ द टोटल number of nuclei would be in excess according to Boltzmann distribution of the population of state would be in excess in ground state always. It means कि 0.001% जो total number of nuclei है would be in excess in ground state always, and if this little excess is available in ground state, now they can go to higher state by providing the delta E. So there is always this much of the total number of nuclei, this much is excess in ground state, and we can promote these nuclei from lower state to higher state by providing the delta E, which is required for the change of the spin state of the nuclei. So we can say that delta E should be proportional to the delta H. Clear? So
The reason that the two states are always 50-50 at room temperature, 50-50 almost 50-50% at room temperature, बट ऑलवेज हमेशा ही 0.001% एक्सेस होता है ग्राउंड स्टेट में, जो कि हमेशा अवेलेबल रहता है. एंड व्हेन दिस डेल्टा ई बिकम इक्वल टू डेल्टा एच नॉट, देन द फ्लिपिंग ऑफ द चेंज इन द स्पिन स्टेट ऑफ द लोअर न्यूक्लियर टू द अपर विल take place. And when H1 is applied perpendicular to H0. Now what is H1? H1 is the secondary magnetic field which is applied perpendicular to H0. It is find out that 1.4 Tesla is amount of the magnetic field is proportional to 10 raised to power minus 4 kilojoule per mole. So, and we also can say that at 1.4 Tesla, the precessional frequency of the proton is 60 megahertz. Frequency of proton 60 मेगाहर्ट्ज. अब इसका मीनिंग क्या है बच्चों? 60 मेगाहर्ट्ज मीन्स 60 मिलियन टाइम पर सेकेंड्स. Like in 1 second it will process in 60 million times. It refers to 60 million times per second. यानी कि एक सेकेंड में जो हमारा प्रोटॉन का न्यूक्लियस है वो 60 मिलियन टाइम प्रोसेस करता है. when it the delta E become equal to the H0 and the precessional frequency of nuclear magnet, when the precessional frequency, या आप साथ साथ इसको आप नोट भी कर सकते हैं, when the precessional frequency of nuclear magnet, that is H0 plus H1 matches, then nuclear magnetic resonance take place. And drop in radio frequency take place. That is origin of signal. Drop in radio frequency, जहाँ पर absorption होगा, जैसे हमने अभी बात करी स्पेक्ट्रम में, frequency will take place. The radio frequency suffers a drop in amplitude, and if our electronic setup is such that we can measure that drop, हमारी जो NMR मशीन होती है वो उस जो एब्जॉर्प्शन ड्रॉप होता है फ्रीक्वेंसी में उसको मेज़र कर लेती है. देन वी गॉट अ सिग्नल लाइक दिस. दिस इज द एब्जॉर्प्शन सिग्नल, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द एम्पलीट्यूड. क्लियर है? सो दिस इज अबाउट द ओरिजिन ऑफ सिग्नल, जो कि एक डिटेल में आप इसको इस तरीके से भी यू कैन अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो. चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ नंबर ऑफ़ सिग्नल्स के बारे में बात करते हैं. नंबर ऑफ़ सिग्नल्स. अब हमने ये तो देख लिया कि सिग्नल कैसे ओरिजिनेट होता है, सिग्नल कब ओरिजिनेट होता है. दोबारा से हम एक बार समझ लेते हैं. जब हमारा रेजोनेंस प्रोसेस टेक प्लेस होगा. रेजोनेंस कब होगा? जब हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, जो हम वेरिंग फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं, वो मैच कर जाती है डेल्टा ई, जो कि डेल्टा ई क्या है? डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द लो स्पिन स्टेट ऑफ द न्यूक्लियर
न्यूक्लियस ऑफ द प्रोटॉन विद दी हाई स्पिन स्टेट। सो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है जब वो मैच कर जाता है, हमारी आउटर फ्रिक्वेंसीज को मैच करती है, तो फ्लिपिंग प्रोसेस होता है। लो स्पिन स्टेट ऑफ द न्यूक्लियर प्रोटॉन विल गो टू द हाई स्पिन स्टेट एंड absorption of radiation, radio frequency will take place, and the absorption band in the spectrum will observe, and that absorption band is called as signal of the NMR. Clear है? तो this is about the origin of the signal. Now next let's go to the number of signals, that how we get different types of signals are there in the NMR. हम कैसे उसको इंटरप्रेट करेंगे? उसको हम डिटेल में जाने से पहले इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आपको नॉन इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के बारे में यू शुड नो बिफोर प्रोसीडिंग। इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की बात करते हैं। इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स एज द नेम, जब आप बेटा जो देखते हो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स में इक्वल, जिनका एक जैसा नेचर है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन जो एक जैसे हैं, एक जैसे समझ सकते हैं, एक जैसे एनवायरनमेंट में हैं, हम ये भी समझ सकते हैं। प्रोटॉन्स विच हैव द आइडेंटिकल एनवायरनमेंट, उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। क्लियर है? और जो एक ही तरह का सिग्नल हमें देते हैं। और वो प्रोटॉन दैट हैज़ डिफरेंट इन्वायरमेंट अराउंड देमसेल्फ, जिनके आसपास डिफरेंट एनवायरनमेंट हो, जो कि एक जैसे एनवायरनमेंट में नहीं हो, अभी हम एग्जांपल्स करेंगे, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट, उनको हम व्हाट वी कॉल देम एज नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। क्लियर हुआ? नाउ इक्विवेलेंस प्रोटॉन कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द मेथड ऑफ द आइसोमर नंबर। इससे भी हम समझ सकते हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन। सो लेट्स आई टेक द एग्जांपल ऑफ द मॉलिक्यूल इथाइल क्लोराइड। चलिए हम बात करते हैं इथाइल क्लोराइड की। Ethyl chloride, it means there is one chlorine atom attached with the 2 carbon alkane, ethyl chloride. Now in this ethyl chloride, if I say let's concentrate on these protons, let's see these protons. Let's call it as proton A and we call it as proton B. Clear है? So now if I substitute this A proton by some other atom, clear है? इसको मैं substitute कर देती हूँ by some other atom. So I will get this new compound. Let some X can be any other atom, and we substitute this B by some other X atom. Clear है? So and we called it as, this is as complex A, this is complex B. सो हमने क्या किया है, जो हमारा कॉल्ड इट एज C1, दिस इज C2, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। यहाँ के जो प्रोटॉन में से मैंने एक प्रोटॉन चेंज कर दिया है, और यहाँ की जो सेकंड कार्बन है इसका भी एक प्रोटॉन मैंने चेंज कर दिया है किसी दूसरे एटम के साथ। नाउ वी कैन से दैट प्रोडक्ट A एंड B आर नॉट इक्विवेलेंट टू मिथाइलिन प्रोटॉन्स। नाउ अगर हम बात करें, अगर हम कहें तो हमारा जो ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है, आर दे इक्विवेलेंट? नो, they are not equivalent. This is some other molecule. In this we have the methylene carbon, and in this we don't have the methylene. Now this hydrogen is substituted by some other atom, so the product are different. Clear हुआ? तो जब हम we can say that if hydrogen in the molecule, अगर हम उसको रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे एटम के साथ,
और सब्सटीट्यूशन के बाद में हमें वो सेम ही इनेंशियोमर दे, देन द टू प्रोटॉन्स आर केमिकली एंड मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। क्या मैंने कहा? अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, किसी कंपाउंड के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को चेंज करते हैं किसी दूसरे एटम के साथ, तो हमें जो प्रोडक्ट मिले वो सेम इनेंशियोमर होना चाहिए। इनेंशियोमर क्या होते हैं? आपने, यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस। इनेंशियोमर्स आर, these are non-superimposable mirror images of each other, which are non-superimposable mirror images of each other. So अगर हमें वो सेम इनेंशियोमर देता है तो हम प्रोटॉन्स को कह सकते हैं इक्विवेलेंट, दे आर केमिकल एंड मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। अगर वो हमें डिफरेंट टाइप का इनेंशियोमर देता है देन वी कैन नॉट से देम एज इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। क्लियर है? सो इसी को हम और बेटर तरीके से हम समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर हम रिप्लेस करते हैं किसी भी हाइड्रोजन, एनी हाइड्रोजन ऑफ दी CH3 मिथाइल ग्रुप, वी विल गेट दी सेम प्रोडक्ट। क्लियर है? बट इन केस ऑफ दी मिथिलिन प्रोटर वी गेट दी डिफरेंट। सो अगर हम बात करें CH3 की, अगर CH3 में से किसी को भी रिप्लेस करते हैं तो हमें एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम मिथिलिन, दिस इज द मिथिलिन, मिथिलिन के हाइड्रोजन को चेंज करते हैं तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर है? अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो हमें हर तरीके का सेम प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन अगर इसको चेंज करते हैं वी गेट द डिफरेंट प्रोडक्ट। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। वी कैन बेटर अंडरस्टैंड इन दिस फॉर्म। दिस इज द मिथिलिन कार्बन, chlorine is attached. Now if I replace the hydrogen of the methylene, we get this. So in case of methylene proton, replacement of any of the